हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? लास्ट क्लास में आरएनएस इक्वेशन आपने देखा था। लास्ट क्लास में आरएनएस इक्वेशन, उस पर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कराया था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे, उसी में एक टर्म आ रखा था एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होती है, इससे रिलेटेड टॉपिक आज देखें। ओके, तो आज के क्लास में हम लोग रीड करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। ओके, तो देखिए एक्टिवेशन एनर्जी से पहले आपको एक इक्वेशन में बताने जा रहा हूं। H2 प्लस I2, ये 2HI बन गया। H2 प्लस I2 क्या बन गया, 2HI। आपको लग रहा होगा कि ये वन स्टेप में ये फॉर्मेशन हो गया, डायरेक्ट H2 प्लस I2 रिएक्शन करके HI बनाता है, बट ऐसा नहीं होता है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करके, कॉलिजन करके एनर्जी अचीव करता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक इंटरमीडिएट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये किस तरह से रिएक्शन होती है, H प्लस I, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन कर रहा है और ये एक इंटरमीडिएट बनाने जा रहा है। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद प्रोडक्ट बनता है। सारे रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, या कहीं पर इसको इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट, जब तक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तब तक वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। तो जितना भी रिएक्शन होता है वो इसी प्रोसेस से पास होता है। पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करता है, कॉलिजन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है। इंटरमीडिएट होता है, शॉर्ट टाइम के लिए बनता है और ये तुरंत टूट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इसका हम लोग ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ से समझेंगे कि कैसे ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है और इसका एनर्जी कैसे चेंज हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। मे भी आपने इसको कॉपी किया होगा। इसी को देखिए मैं ग्राफ से रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट है, ये H2 प्लस I2, H2 प्लस I2 यहाँ रिएक्टेंट है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है और यहाँ प्रोडक्ट बन गया। ओके, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। स्टार जो दिखा रखा हूँ, स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, means amount of energy required for the formation of activated complex। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में रिएक्टेंट को जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, समझ पा रहे हैं आप। देखिए ये एनर्जी है, रिएक्टेंट का यहाँ एनर्जी है और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ओके, आप इसको कॉपी कर लिए होंगे।
यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये वाला एक्स एक्सिस पर किसको रखा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट को। रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, एनर्जी प्रोफाइल होता है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, it is profile of energy change when reactant converted into product, reactant converted into product। ओके, समझ पा रहे हैं आप। मे भी ग्राफ आपने कॉपी कर लिया होगा, देखिए पूरा ही बोर्ड में छोड़ रखा हूं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा। रिएक्शन कोऑर्डिनेट यह ऊर्जा प्रोफाइल है, ऊर्जा प्रोफाइल है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने लगेगा, उसमें कितना एनर्जी चेंज हो रहा है, किस जगह कितना एनर्जी है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। एक्टिवेशन एनर्जी, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है ये क्वेश्चन एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। ये एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी required for the formation of activated complex in a chemical reaction। सक्रियण ऊर्जा ये किसी अभिक्रिया में सक्रियण जटिल बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आपको ग्राफ से भी समझ में आ गया होगा। ओके, मीन्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। डेफिनेशन पूछा जाता है एग्जाम में, आप याद कीजिएगा, डेफिनेशन एक दो बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, ओके, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी अभिक्रिया में सक्रियण जटिल बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, इसे ई से सूचित किया जाता है।
है, इसको EA से रिप्रेजेंट करेंगे। मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए किसी रिएक्शन में किस टाइप का ग्राफ आएगा, कितना पीक आता है, किसी में 2 पीक आ रहा है, 3 पीक आ रहा है, तो पीक किसको रिप्रेजेंट करता है? ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका देखिए ग्राफ आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट और डेल्टा जी, इसका ग्राफ इस तरह से दे रखा है। ये वैल्यू है EA1 का, EA1। कोई दूसरा रिएक्शन है सी डी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका देखिए दे रखा है आपको, इसका एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। EA2 इज ग्रेटर देन EA1, मीन्स C से D में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, C से D में कन्वर्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए इन कंपैरिजन टू A टू B। A से B में जाने के लिए कम एनर्जी चाहिए। किसका रेट फास्ट होगा? किसका रेट फास्ट? देखिए रिएक्टेंट को आपस में कॉलिजन करके यहाँ पहुँचना है, यहाँ जब पहुँचेगा तब वो प्रोडक्ट में जाएगा। इसको कम एनर्जी चाहिए और यहाँ इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को। ये रिएक्टेंट यहाँ प्रोडक्ट में जाने के लिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तब ये प्रोडक्ट में जाएगा। ओके, तो जिसको जितना कम एनर्जी रखती है उसका रेट उतना ही फास्ट होता है, उसका रेट उतना ही क्या होगा? फास्ट होगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EA के। क्या होगा? इन्वर्सली। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है EA का। EA का वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा उतना रेट स्लो हो जाएगा। देखिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। यहाँ कम से कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा और प्रोडक्ट में जाएगा। आपको यदि ज़्यादा पहाड़ पर चढ़ना है, पहाड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगा तो चढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम बच्चे पहुंच पाएंगे वहां। और यदि पहाड़ की ऊंचाई कम रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस पर चढ़ के कूद जाएंगे। पहाड़ के उस पार नदी है और नदी में कूदना है। अब पहाड़ की हाइट पे डिपेंड करेगा कितना जल्दी जल्दी बच्चा कूद पाता है। ओके, तो जितना कम रहेगा एक्टिवेशन एनर्जी, जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उसको अचीव करके प्रोडक्ट में जाएगा और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ देखिए इन्वर्सली, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली होता है EA के। ओके, इस दोनों ग्राफ से आप समझ पा रहे होंगे। मीन्स EA का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या होगा? डिक्रीज करेगा। on increasing the value of EA, rate of reaction decreases, rate of reaction decreases on increasing the value of EA का वैल्यू यदि बढ़ते जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ने से, सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग घटता है। इसको याद रखिए आप, इसका अभी मुझे यूज आएगा आगे जब हम 2-3 एक में ही 2-3 पिक ड्रॉ करेंगे तब मुझे यूज आएगा। नंबर ऑफ पिक इक्वल टू
नंबर ऑफ पिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स इन ए रिएक्शन, इन ए रिएक्शन। किसी रिएक्शन में कितना कितना स्टेप्स होगा, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, दो स्टेप में, तीन स्टेप में, वो कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ पिक डिसाइड करेगा कितना उसमें एक्टिवेशन एनर्जी चेंज हो रहा है, कितने स्टेप्स में जा रहा है। ओके, जैसा देखिए मैं एक ग्राफ से आपको रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ए कन्वर्ट हो रहा है डी में, और इसके लिए जो एनर्जी प्रोफाइल दे रखा है, इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल इज, देखिए एनर्जी प्रोफाइल इस तरह से दे रखा है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डेल्टा जी। इस तरह से दे रखा है एनर्जी प्रोफाइल। ओके, इसमें दो पिक बन रहा है, दो पिक बन रहा है मीन्स ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा होगा? जितना पिक बनेगा इसको पिक बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसी को हम लोग पिक बोलते हैं, ये पिक है। जितना पिक बनेगा उतना ही स्टेप्स होगा। इसमें दो पिक बन रहा है मीन्स ये दो स्टेप्स में हो रहा होगा। एक का एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से यहाँ पर EA1 है, EA1, और दूसरे का एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है, EA2 है। ओके, एक का एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है और दूसरे का एक्टिवेशन EA2 है। आप देख पा रहे हैं EA1 इज ग्रेटर देन EA2। EA1 का वैल्यू क्या है? ग्रेटर है किससे? EA2 से। मीन्स ए बी में पहले जा रहा है, स्टेप फर्स्ट है ये। इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA1 है, और बी डी में जा रहा है, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकेंड बी डी में जा रहा है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी EA2 है। ओके, अब हम बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है वो रिएक्शन स्लो होगा। वो रिएक्शन क्या होगा? स्लो होगा। देखिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को यहाँ जाना पड़ रहा है, ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। ज़्यादा एनर्जी लगेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। मीन्स फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? स्लो होगा, और सेकेंड स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। फर्स्ट स्टेप स्लो होगा और सेकेंड स्टेप क्या होगा? फास्ट होगा। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। ये स्लो और फास्ट क्यों मैंने किया? ये ग्राफ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ग्राफ बता रहा है ऐसा हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन पता है आपको, रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है EA के। रेट ऑफ रिएक्शन इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके ये एक स्लो हो गया और एक फास्ट हो गया। मीन्स EA का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? स्लो हो जाएगा। ये ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, ये कम होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इस केस में EA का वैल्यू ज्यादा है, फर्स्ट स्टेप में EA का वैल्यू ज्यादा है। EA का वैल्यू ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप स्लो हो गया और सेकेंड स्टेप फास्ट हो गया। यदि आपको ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ से हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी हम लोग इस ग्राफ के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं।
ओके देखिए ये सब टॉपिक आपको बोर्ड एग्जाम में केवल पूछा जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। इसके बाद जो भी मैं टॉपिक आगे लेके जा रहा हूँ ये सब इंट्रेंस एग्जाम आपको IIT जी एग्जाम में, नीट एग्जाम में, इन सब एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। ऑर्गेनिक हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ एडवांस लेवल पर इस ग्राफ का यूज आता है। ओके काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका 11th से ही एप्लीकेशन शुरू हो जाता है। बाहर में आपको कई सारे कोचिंग में काइनेटिक्स को 11th में ही पढ़ा दिया जाता है ताकि ऑर्गेनिक जब वो पढ़े तो वहाँ पर उसको प्रॉब्लम नहीं हो। ऑर्गेनिक में बहुत जगह आपको रेट ऑफ रिएक्शन देखना पड़ता है, कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रहा है, कौन सा रिएक्शन स्लो हो रहा है, उसके बेसिस पर उसका एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह कंपेयर करते हैं। मे भी आपने ग्राफ कॉपी किया होगा, 2 पिक बन रहा है, इसमें देखिए एक यहाँ पिक बन रहा है, एक यहाँ, इसका 2 स्टेप होगा, एक स्टेप स्लो होगा, एक स्टेप फास्ट होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? ये एक्टिवेशन एनर्जी डिसाइड करेगा कौन सा स्टेप फास्ट होगा और कौन सा स्टेप स्लो होगा। ओके मे भी आपने कॉपी किया होगा। अब देखिए कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, कौन सा एंडोथर्मिक होगा, उसको हम लोग कैसे ग्राफ से पता करेंगे। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा कि एंडोथर्मिक होगा, ये ग्राफ मुझे बता देगा। फॉर एक्सोथर्मिक समझते हैं आप, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक में क्या होती है? एक्सोथर्मिक में डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होती है, और डेल्टा H नेगेटिव हो रहा है मीन्स क्या हो रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है, ऊर्जा त्याग रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है। जैसे इस ग्राफ से देखिए हम पता करेंगे कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी है, ये रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट है। ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा जी, और यहाँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ओके तो यहाँ ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया HR, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ प्रोडक्ट का एनर्जी हो गया HP, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग चेंज निकालने जा रहे हैं। आपको रिएक्शन से पता चल रहा है HR क्या है? ग्रेटर है HP से। HR एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब डेल्टा H यदि हम HR ग्रेटर है HP से, यदि हम डेल्टा H निकालेंगे तो डेल्टा H किस में आएगा? डेल्टा H इक्वल टू HP माइनस HR, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये नेगेटिव में आएगा। डेल्टा H किस में आएगा? नेगेटिव में। आप देख रहे हैं ये वैल्यू छोटा है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है? छोटा है। P फॉर प्रोडक्ट, R फॉर रिएक्टेंट। ये एनर्जी कम है और ये एनर्जी ज़्यादा है, तो डेल्टा H का किस में आएगा? नेगेटिव में। और जब डेल्टा H नेगेटिव में आता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स हो रहा है एनर्जी लॉस कर रहा है, मीन्स ये प्लॉट बता रहा है कि दिस प्लॉट रिप्रेजेंट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये किसको बता रहा है? देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये ग्राफ होगा। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का कैसा ग्राफ होगा वो भी मैं देखिए बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसको में भी कॉपी कर लिए होंगे, फिर इसी टाइप से हम ड्रॉ करेंगे एंडोथर्मिक का ग्राफ। दूसरा जो है आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए।
एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखिए ड्रॉ करने का। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? उष्मा शोषी। इसके लिए क्या होगा? एंडोथर्मिक उष्मा शोषी। इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एच पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव में मीन्स गेन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, गेन ऑफ एनर्जी। उष्मा का अवशोषण, उष्मा का अवशोषण। इसका ग्राफ किस टाइप का होगा? आपको ये सब मैं बता रखा हूँ, बोर्ड एग्जाम में आज तक नहीं, ना तो बिहार बोर्ड में ना सीबीएसई में कभी इस टाइप का ग्राफ दिया है, लेकिन इंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं इस ग्राफ का यूज करके क्वेश्चन बना देता है। ओके, जो भी मैं एक्टिवेशन एनर्जी पे ग्राफ वगैरह ड्रॉ कर रहा हूँ, बुक में ही बहुत कम आपको मिलेंगे, रेफरेंस बुक या नीट IIT एडवांस वाले बुक में आपको मिल पाएगा। ओके, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डेल्टा जी। अब यदि हम यहाँ रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का एनर्जी HR, प्रोडक्ट का एनर्जी HP, ये प्रोडक्ट का। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं HP ग्रेटर है HR से। HP एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, और HR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा H इक्वल टू होगा HP माइनस HR, ये पॉजिटिव में आएगा। ये किस में आएगा? यहाँ पर पॉजिटिव में। अब एंथैल्पी वगैरह क्या होती है? ये 11th का थर्मोडायनामिक्स आपको रीड करना होगा। एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ 12th में नहीं है, वहाँ थर्मोडायनामिक्स का कॉपी पलट के देखिए कि डेल्टा जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, वहाँ ये सब कॉन्सेप्ट बता रखा हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए डेल्टा एच किस में आ रहा है? पॉजिटिव में। जब भी डेल्टा एच पॉजिटिव में आएगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन को। मीन्स दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसी के लिए आएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप? मे भी आप कॉपी कर लीजिए, इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए। आगे क्लास में देखिए कुछ न्यूमेरिकल RNS इक्वेशन पे कुछ न्यूमेरिकल बचा हुआ है, उसको हम कराएंगे, फिर आगे का टॉपिक हम कराएंगे। ओके, जो नए स्टूडेंट हैं आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि फर्स्ट टाइम आप वीडियो चैनल पर देख रहे हैं, आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक जाते रहे। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।